हेलो बच्चों, आप सबको पता ही है कि अब नेट के फॉर्म निकल चुके हैं, तो सब पढ़ाई में लग जाओ भाई। आपके पास सिर्फ अब 2 महीने का टाइम है जिसमें आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये रिवीजन की एक सीरीज़ निकाली है जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट में जो मेरे खुद के नोट्स जो मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाए थे, उन नोट्स को मैंने आपको बहुत शॉर्ट में मैं आपका एक बार रिवीजन कराऊंगी सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च से स्टार्ट कर रहे हैं। रिसर्च आपके फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों का पार्ट है। तो ये मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं कि आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपके ये काम आ जाए, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन है, और साथ ही साथ हम इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एक प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियोस डालूंगी सिलेबस के, और दूसरी प्लेलिस्ट में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए डालूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च हमारा क्या है? रिसर्च आपका है, आपको पता ही है, रिसर्च होता है री प्लस सर्च, ठीक है। यानी कि अगेन एंड अगेन सर्च करना। बार बार किसी चीज़ को जब हम खोजते हैं, कुछ नया फैक्ट उसमें से निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च, री एंड सर्च, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा, ठीक है। ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, खोजी हुई चीज़ों को दोबारा खोजना, ठीक है। जो आपने इन्वेस्टिगेशंस की है, उस इन्वेस्टिगेशंस में उसी टॉपिक पर आप दोबारा जब इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको कुछ नया मिलता जाएगा, ठीक है। नोन टू अननोन और अननोन टू नोन। रिसर्च क्या होती है हमारी? नोन टू अननोन होती है और अननोन टू नोन होती है। मतलब कि कुछ हमें नहीं पता है तो उससे हम जानकारी निकालते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो उससे हम उसके बारे में जानकारी निकालेंगे और इन्फॉर्मेशन को हम नोन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जानकारी लेने की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा अननोन टू नोन, जब हमें कुछ भी नहीं पता तब उससे हम जानकारी लेंगे, और कुछ हमें पता है, हमने उस रिसर्च में उसी टॉपिक पे हमने दोबारा से रिसर्च की, तो कुछ नए फैक्ट उसमें से निकल के आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये है आपका नोन टू अननोन और अननोन टू नोन, ठीक है। तो ये क्या है? वेयर मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नॉट विद वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये रिसर्च हमारी कहाँ होती है? जहाँ क्या है, आपके मल्टीपल सॉल्यूशन हो ए प्रॉब्लम के, ठीक है। नॉट विद वन सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ एक सॉल्यूशन ना हो। जैसे कि अगर मैं डेटा कलेक्शन करती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये निकालना है कि हमारे इंडिया में कितनी जो गर्ल्स हैं वो पढ़ी लिखी हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है। सेंसस में डाला, सेंसस में मैं ये देखूँगी कि ग्रेजुएट गर्ल्स को अलग कर दो, कि जेंडर सेलेक्ट किया और ग्रेजुएट, तो वो मेरा एक डेटा निकल के आ जाएगा कि हमारे देश में लगभग 30-40 करोड़ महिलाएँ जो है, 30-40 तो खैर नहीं होंगी, 10-20 करोड़ महिलाएँ जो है वो ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो आपका ये रिसर्च नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस डेटा कलेक्ट करके रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो ये हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। रिसर्च हमेशा वो होती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन हो। सिर्फ डेटा कलेक्शन ही हमारी रिसर्च नहीं होती, ठीक है। रिसर्च वह नहीं होती जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो या सिर्फ सर्वे से निकल कर आ जाए। जैसे नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है हमारे एजुकेटेड इन यूपी, तो ये टॉपिक नहीं हो सकता रिसर्च के लिए। हम ऐसा टॉपिक ले सकते हैं कि रीजन्स, ठीक है। जो अगर मान लो आपने 2 स्टेट लिए, 2 स्टेट में देखा कि इस स्टेट में से केरला है, केरला में लिटरेसी रेट जो है बहुत हाई है, और हमारे यूपी में लिटरेसी रेट कम है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों स्टेट का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन का रीज़न भी निकाल सकते हैं कि क्या रीजन्स हैं। कुछ बहुत सी चीज़ें उसमें फाइंड आउट होंगी, क्या रीजन्स निकल के आएंगे, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ डेटा कलेक्शन, सिर्फ मैं ये देखूँ कि कितनी महिलाएँ हमारे देश में, हमारे यूपी में पढ़ी हुई हैं, कितनी महिलाएँ आपकी केरला में पड़ी हुई है, तो सिर्फ ये जो डेटा है ये आपका रिसर्च नहीं कहलाएगा। जब मैं इसके पीछे रीजंस भी फाइंड आउट करूँगी, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मैं फाइंड आउट करूँगी, तो वो निकल करके जब आएंगे तो उसको हम रिसर्च बोलेंगे। तो जहाँ आपके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। हमेशा मल्टीपल सॉल्यूशन होने चाहिए आपके पास। सिंपल अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो वो आपकी रिसर्च टॉपिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है कन्फर्म ओल्ड फैक्ट, ठीक है। रिसर्च का काम क्या है? जो पुराने फैक्ट्स चले आ रहे हैं, ठीक है, उनको कंफर्म करना, ठीक है, कि हाँ भाई जो अभी तक जो रिसर्च हुई है वो ये बात बोल रही थी, और जो हमारी रिसर्च हुई है उसने भी यही बात बोली है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं ओल्ड फैक्ट्स को, ठीक है। रिसर्च आपको पता ही है, पीएचडी और एमएससी में सभी करते हैं, ठीक है। बहुत सी रिसर्चेज में जो आप प्रोजेक्ट वगैरह भी करते हैं वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है, जिसमें क्या करते हैं? एक टॉपिक ले लेते हैं, फिर उस टॉपिक को डिटेल में उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, एक तरह से असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट को भी जब हम बहुत अच्छे से असाइनमेंट के ऊपर डेटा कलेक्शन वगैरह करेंगे तो वो क्या है? वो एक रिसर्च की तरह ही हो जाती है, ठीक है। तो पुराने कंफर्म ओल्ड फैक्ट्स और फाइंड न्यू फैक्ट्स, ठीक है। नए फैक्ट्स को फाइंड करने का काम करता है आपका रिसर्च। निगलेक्ट ओल्ड फैक्ट्स एंड क्रिटिक ओल्ड फैक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? आपके जो पुराने फैक्ट्स हैं, जैसे कि पहले क्या माना जाता था कि जो सूरज है वो हमारे धरती के चारों तरफ
तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, ये नए रिसर्चर ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और नया ने क्या बोला कि नहीं, जो हमारी अर्थ है वो जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। सूरज अपनी जगह क्या है, स्थित है, और हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ है वो उसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पुराने फैक्ट को निगलेक्ट कर दिया गया, उसकी क्रिटिक करना, ये सब भी क्या है, हमारे रिसर्च के ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स आते रहते हैं, फिर नए रिसर्चर आते हैं, वो उस पर दोबारा से रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च से अपने पुराने फैक्ट को या तो वो कंफर्म करेंगे कि हाँ ये बात सही थी, या फिर उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट और रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब है हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के स्टेप्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक रिसर्च आइडिया आएगा, ये मोटे मोटे स्टेप्स है, मेन स्टेप्स नहीं है ये, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक आपने अगर आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, एक रिसर्च का आइडिया आएगा। मान लो मेरा इंटरेस्ट है ये देखना कि जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं उनका रिजल्ट कैसा आएगा, जो बच्चे क्लास में नहीं आते, जिनकी अटेंडेंस कम होती है रेगुलर क्लासरूम में, तो उनका रिजल्ट कैसा आएगा। तो वो क्या है, वो मेरा एक रिसर्च आइडिया है कि मुझे क्या करना है, क्लासरूम अटेंडेंस को किसके साथ जोड़ के देखना है, अपने रिजल्ट के साथ, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट के साथ जोड़ के देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक रिसर्च आइडिया हो गया, मेरे दिमाग में आया। फिर मैं क्या करूँगी, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट बनाऊँगी कि जिस पे मुझे काम करना है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। मतलब कि जो हमारा एकेडमिक अचीवमेंट है, जो क्लासरूम अटेंडेंस है, उन दोनों के बीच में क्या निकालना है, आपको रिलेशनशिप देखना है। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम मैंने एक डिसाइड कर दी जिस पे मुझे काम करना है। फिर है एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, फिर इसी प्रॉब्लम पे मैं इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगी, देखूंगी, समझूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, उसका मतलब क्या है, एक्सप्लोर, कि हाँ ऐसे बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा होता है, जो उनका करियर कैसा रहता है, वो आगे कितना अचीव करते हैं, और जो लोग क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा रहता है और वो आगे क्या अचीव करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। आप जब एक्सप्लोर करोगे अपनी प्रॉब्लम को, अपना टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया है वो प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि उसका समाधान आपने निकालना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसका हमें क्या निकालना है, एक आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो उसको हम अपने टॉपिक को जो टाइटल हमने बनाया है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर क्रिएट एजुकेटेड गैस, ठीक है। क्रिएट एजुकेटेड गैस हम बनाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है क्या उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस, ठीक है। एजुकेटेड गैस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई, यानी कि अपना एजुकेटेड गैस बनाई कि हाँ दोनों में रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, ठीक है। ये हम यहाँ पे अपनी एक राय बना लेंगे, उस राय के बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप क्या क्या काम करोगे, कितने लोगों पे काम करोगे, सैंपल क्या ढूंढोगे, लोगों को कितने लोगों को सिलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, घर घर जाके लोगों से पूछोगे, क्वेश्चनर बनाओगे, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओगे, लोगों से जाके वो क्वेश्चंस पूछोगे। तो ये सब आप रिसर्च डिज़ाइन में बताओगे, किस एरिया पे आपने काम करना है। मान लो आपको इंडिया में देखना है तो इंडिया के किस स्टेट पे काम करोगे, कौन से राज्य में आपने काम करना है और कितने राज्यों में आपने काम करना है, ये सब आप किस में बताओगे, अपनी रिसर्च डिज़ाइन में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट, इसके बाद आएगी आपकी रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। लास्ट में आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये जो है आपके मोटे मोटे जो एक स्टेप्स हैं कि आपको रिसर्चेज का इन स्टेप्स के थ्रू करना होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्चेज, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास रिसर्च के दो टाइप्स हम देखते हैं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। दो पॉइंट, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं दो तरह की रिसर्चेस के, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म वाले रिसर्चर जो थे वो पहले ज़माने के व्यूज़ थे, और अब जो नए ज़माने के व्यूज़ जो हैं, जो इस समय जो आपके मॉडर्न व्यूज़ हैं, वो हमारे पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म वाले पुराने जो थे, जो आपके बहुत पहले ही रिसर्चेस चला करती थी, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म व्यू पे चलती थी, उनका सोचने का तरीका पॉजिटिविज्म में था। और जो आजकल मॉडर्न रिसर्चेज आ रही हैं वो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म में हमारे किस तरीके के व्यू को मानते थे, जो ये क्या है, ये आप बेसिकली ये है कि जो पुराने रिसर्चर थे वो किस तरह की सोच रखते थे, और जो नए रिसर्चर है वो किस सोच पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पॉजिटिविज्म वाली सोच पे पहले रिसर्चर काम करते थे, और नए रिसर्चर जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म की सोच पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका अगर आप देखो तो
पोस्ट सॉरी जो पॉजिटिविज्म वाले हैं, पॉजिटिविज्म वाले ये चीज़ मानते थे कि हम उसी चीज़ को मानेंगे जिसे हम देख सकते हैं या साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आप पहले के ज़माने में क्या होता था, आपके जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो सिर्फ उसी बिलीफ को मानते थे जिसे वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ भूत है, ठीक है, तो पॉजिटिविज्म वाले जो है वो भूत को नहीं मानेंगे। वो ये कहते थे पहले ज़माने में कि नहीं, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई हो भी सकता है। ठीक है, जो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सके, बहुत सी चीज़ें हमारे उसमें हैं। तो आजकल जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है वो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला चल रहा है। तो पॉजिटिविज्म वाले हैं कि वो सिर्फ वही मानते थे जो वो साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो उनको मानते नहीं थे। ठीक है, जैसे कि अगर उनसे बोलो कि भगवान है तो कहेंगे कि भगवान नहीं है क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकते। तो पॉजिटिविज्म वाले उसको रिजेक्ट कर सकते थे इस फैक्ट को। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं, जैसे कि डॉक्टर भी बोलता है कि अब सब भगवान के हाथ में है। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं, इनका मानना क्या है, भले ही हर चीज़ हम प्रूफ नहीं कर सकते साइंटिफिकली, लेकिन फिर भी वो हमारी वो हो रही है। ठीक है, तो हर चीज़ ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को प्रूफ कर सको साइंटिफिकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म अंतर। ठीक है, तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये क्या था, ये नंबर्स पे बात करते थे। ये पहले क्या करेंगे, नंबर सामने रख देंगे कि भाई जो भी बात हो रही है वो किस पे डिपेंड हो रही है, नंबर्स पे डिपेंड हो रही है। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि गर्ल्स जो है कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी नहीं पढ़ी लिखी है, तो 100% हमारे पास नंबर आ जाएगा कि भाई 30% जो है वो पढ़ी हुई है, लिटरेट है, और 30 बाकी की जो 70% है वो इलिटरेट है। ठीक है, तो ये यूज नंबर हो गया। तो ये लोग किस पे बात करते थे, डेटा पे बात करते थे। जैसे आजकल हम ये देखें कि मैं एक एरिया में रहती हूँ जहाँ मैं ये देखूँ कि वहाँ का एजुकेशन स्टेटस जो है बहुत ख़राब है। ठीक है, लेकिन ये इस बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि मैं इस बात को इनको प्रूफ ना कर दूँ कि यहाँ का एजुकेशन स्टेटस जो है वो ख़राब है। मैंने डेटा में ले करके नंबर्स के थ्रू इनको हर चीज़ ना बताऊं। ठीक है, बेस्ड ऑन अ फैक्ट एंड फैक्चुअल नॉलेज। ये किस पे बेस्ड थे, ये पूरे तरीके से फैक्ट्स और फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड थे। ठीक है, यानी कि जब तक फैक्ट्स नहीं होंगे किसी भी चीज़ के, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें नहीं पता होगा किसी भी चीज़ के लिए, फैक्ट्स नहीं आप दोगे तब तक ये उस चीज़ को नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर मैं पुराने ज़माने में ये बात करती कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक आप फैक्ट नहीं रखोगे मेरे सामने कि सच में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तब तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, फैक्चुअल नॉलेज पे बात करते थे। ठीक है, जब तक आप इनके सामने फैक्ट्स नहीं रखोगे, किसी चीज़ को बिल्कुल प्रूफ नहीं कर दोगे, तब तक ये उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, रिसर्चर रोल लिमिटेड टू डेटा कलेक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका पॉजिटिविज्म वाला है इसमें रिसर्चर सिर्फ डेटा कलेक्शन का काम करता है। डेटा कलेक्शन क्या, फिर जैसा का जैसा डेटा आया वैसा का वैसा ही उसने अपने जो रिसर्च थी उसमें ऐसे कैसे ही बता दिया। ठीक है, ये नहीं बताता था कि ये क्या फील कर रहा है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो रिसर्चर यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने एक्सपीरियंस, अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं बताता था, अपने अनुभव वो बिल्कुल शेयर नहीं करेगा। उसका काम क्या है, जो आया है वैसे का वैसा ही बता देना। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे रिसर्चर का जो रोल है वो किस तक लिमिटेड होता था, डेटा कलेक्शन तक लिमिटेड होता था। ठीक है, तो ये है रिसर्चर का रोल क्या है, सिर्फ डेटा कलेक्शन तक लिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद हमारा है रिसर्चर के जो ओपिनियन है, रिसर्चर के ओपिनियन डजंट मैटर। ठीक है, यानी कि रिसर्चर का ओपिनियन कोई भी मैटर नहीं करता था भाई। वो कुछ भी कहता रहे कि नहीं, जो मेरी फाइंडिंग निकली है उसमें ये दिक्कतें हैं, ये है, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, बस सब क्या देखेंगे, वो फाइंडिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर का ओपिनियन कोई भी मैटर नहीं करता था। वो नहीं बताता था कि अगर लड़की, वो ये नहीं बताएगा कि महिलाएं नहीं पढ़ पाई तो किस रीज़न से नहीं पढ़ पाई, उन्हें क्या लगता है, तो रिसर्चर को क्या लगता है, यहाँ पे कोई भी नहीं सोचता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, ये आ सकता है, इसलिए मैंने ये भी कर रखा है, इसको बॉक्स में करा हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी किस में पाई जाती है, पॉजिटिविज्म में पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल जो चीज़ सच है। ठीक है, और जैसे कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है, तो हम यहाँ पे वो पॉजिटिविज्म में ही तभी मानेंगे इस बात को भी जब वो साइंटिफिकली आप इस बात को प्रूफ कर लोगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव ट्रू और ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे काम करता है। ठीक है, 100% जब आप प्रूफ कर दोगे तभी हम उस फैक्ट को मानेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर्स। ठीक है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग्स पे काम करता है। आप कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो वो किस पे काम करेगा, नंबर्स पे, यानी कि रीडिंग्स पे काम करेगा। ठीक है, आप पूरी रीडिंग्स नोट करोगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट करोगे, तब आप उसको मानोगे। ठीक है, इसके बाद एम्पेरिज्म में होता है, एम्पेरिज्म का मतलब होता है
एम्पेरिज्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब क्या है कि ये सिर्फ उन्हीं मोमेंट को मानता है जिस मोमेंट में आप जी रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आपने खुद फील किया है, जिसका आपका एक्सपीरियंस है, बस आप उसी को मानोगे, बाकी आप किसी चीज़ को नहीं मानोगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, एक्सपीरियंस बेस है, ठीक है। फिर इसके बाद डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब है जब 100% कोई चीज़, हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, कोई पॉइंट देखा, उसके बाद हमने उसे 100% जब हम उसको प्रूफ कर देंगे तब वो डिडक्टिव में जाएगा, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब क्या है, हमने कोई एग्जाम्पल देखा, ठीक है, हमने कोई थ्योरी देखी और उस थ्योरी से हमने पहले तो कोई थ्योरी बनाई, सर हम भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो ये डिडक्टिव होता है जिसमें हम 100% प्रूफ हो, जब हमारा 100% हम श्योर हो जाएंगे तभी हम उस चीज़ को मानेंगे, तो इसे डिडक्टिव रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे है इसके बारे में डिटेल में। एक्यूरेसी होती है इसमें, क्योंकि हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ भी भ्रम बेवकूफ़ी तो होगी नहीं, बिल्कुल एक्यूरेसी होगी। फैक्ट्स तो तभी आएंगे जब आप 100% श्योर हो गए, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी की बात करते हैं, ठीक है। वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी ही होता है वैलिडिटी का मतलब भी, कि 100% ये सही होगा, वैलिड होगा ये काम, ठीक है, बिल्कुल सही काम होगा ये, तो वैलिडिटी होगी ये। रियलिस्टिक होगा ये, ठीक है। रियलिस्टिक क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच है ना, जब तक सच नहीं है कोई चीज़, प्रूफ नहीं हो पा रही है, तब तक हम उसे मान ही नहीं रहे, क्योंकि दिमाग में तो है नहीं, वो सच्चाई में है, रियलिटी में है, तो क्या होगा, रियलिस्टिक होगा, ठीक है। फैक्ट्स पे काम करते हैं, हमने देख ही लिया। ट्रेडिशनल होता है ये, ट्रेडिशनल का मतलब ये पुराने ज़माने में चलता था, ठीक है, पुराने ज़माने की रिसर्चेज है। ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि आपका दिमाग, आपने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, जैसा डेटा आया था वैसा का वैसे ही आप बता रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, और जो डेटा आया है आपने उसमें कोई भी अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, आपने अपनी सोच उसमें नहीं ऐड की है, जैसा आया है वैसा का वैसे ही आप बता रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है। फिर इसके बाद है, ऑब्जेक्टिविटी के बाद है आपका इसमें ये साइंटिफिकली वेरीफाइड होता है, ठीक है। क्या होगा आपका, ये साइंटिफिकली वेरीफाइड होगा, ठीक है। ऑब्वियसली साइंटिफिकली वेरीफाइड तो होगा ही होगा ना, क्योंकि ये तो तब तक मानेंगे ही नहीं जब तक साइंस इसको वेरीफाई नहीं कर देगी, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है। ये इंडिपेंडेंट रिसर्च है, मतलब कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल 100% श्योर है, तो ये इंडिपेंडेंट रिसर्च है, ठीक है। क्योंकि किसी पे भी डिपेंड नहीं है ना तो इसमें कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ना ही इसमें ये किसी से इन्फ्लुएंस हो रही है, बस जो है वो है, ठीक है। इसमें क्लोज एंडेड हम क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब ये है क्योंकि इसमें ओपिनियन तो है नहीं, जो हमें पूछना है उसमें येस और नो में पूछ सकते हो आप, या कुछ ऑप्शंस दे सकते हो, बस उस ऑप्शंस में आप जवाब दे सकते हो, या फिर जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हो रही है, ठीक है। तो ये क्लोज एंडेड है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका ट्रू फॉल्स वाले क्लोज एंडेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें आपके पास 4 ही ऑप्शन है, आपको उन 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि ओपिनियंस नहीं देना ना अपने, तो हमें क्या करना है, बस सामने रिसर्चर ने 4 ऑप्शन दिया उसी में क्लिक करना है, तो वो क्या है आपकी क्लोज एंडेड, हम इसमें यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। वर्क ऑन एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी मतलब सही चीज़ पे काम करती है, एक्यूरेट चीज़ पे काम करती है, 100% ये क्या होगी, एक्यूरेट होगी, यानी कि एक्यूरेसी पे काम करेगी ये, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, हाँ लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिविज्म वाली रिसर्च जो होती थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिसर्च का कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता, वो रिसर्च नहीं कहलाएगी, लेकिन पॉजिटिविज्म में हमेशा इनमें प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता था, ठीक है। ओल्ड रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले जो प्रॉब्लम रिसर्च की जाती थी वो हमारी पॉजिटिविज्म में आती थी, पुराने ज़माने की रिसर्च है ये, अब बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है, साइंस पे बेस होती है ये, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म में ये हो गया। अब पॉजिटिविज्म का मतलब समझ में आ गया ना, मतलब कि इसमें एक तो आपको एम्पेरिज्म के बेस में होती है, ठीक है, तो यानी कि एक्सपीरियंस पे होती हैं ये। डिडक्टिव है ये, ठीक है, 100% श्योरिटी पे हम करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसको डिडक्टिव कह सकते हैं हम। उसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इस पे मेन पॉइंट है, और इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है ये, ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, 100% सही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या हमारा क्या है, इसमें ओपिनियन भी आपका मैटर करेगा, जो आपका रिसर्चर है वो फैक्ट तो बताएगा ही बताएगा, साथ में क्या करेगा, वो ओपिनियंस भी बता सकता है अपने, ठीक है। यानी कि भले ही भूत नहीं, हमें भूत दिखाई नहीं देते, पर ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ हमारे आसपास रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत से शो ऐसे आते हैं न्यूज़ चैनल में, उसमें जिसमें वो भूतों को खोजते रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी में भी, डिस्कवरी चैनल में भी बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं, क्योंकि लोगों ने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि भले ही ये हमें दिख नहीं रही है या फिर ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ दुनिया में ऐसी है, हजारों चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो है, ठीक है।
तो ओपिनियन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ओपिनियन भी है। इसमें नेचुरल फिनोमिना और आपका जो कॉमन सेंस है दोनों लगेगा, ठीक है। एक तो जो है आपके आसपास जो घटनाएं हैं, जो सही चल रहा है सब कुछ, वो भी, और साथ ही साथ में आप अपना कॉमन सेंस भी लगाओगे। जो प्रूफ हो सकता है, जो फैक्ट्स हैं वो तो ही हैं, साथ में आप इसमें क्या लगा सकते हो, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे कि ऐसा हो सकता है भाई, वही दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी क्या हो सकता है कि भूत जो है वो हो भाई, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी आप अपना लगाते हो यहाँ पे, ठीक है। जबकि इसमें नहीं लगा रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डेटा कलेक्शन का काम कर रहा था रिसर्चर। यहाँ पे वो अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेगा, ठीक है, अपनी बुद्धि भी लगा लेगा थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर क्या है, नाउ एंड एडवांस रिसर्च अप्रोच, ये आजकल की जो एडवांस और मॉडर्न रिसर्च अप्रोच है, ठीक है, वो है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो ये मानते हैं अपनी रिसर्च में कि हर चीज़ जो है वो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी भी होती हैं जो क्या हो, हमारे प्रूफ करने से हमारी समझ के परे हो, ठीक है। तो ये ही हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं कि ये सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ माने जो क्या है साइंटिफिकली प्रूफ हो, बल्कि जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है उनको भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड मेजर्ड एनीथिंग, ठीक है। हम हर चीज़ को वेरीफाई या मेज़र जो है वो नहीं कर सकते थे, मेज़रमेंट हर चीज़ का हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा रिसर्च डिपेंडेंट है। ये रिसर्च डिपेंड, ये कई चीज़ों पे डिपेंड भी हो सकती है रिसर्च, ठीक है। हमारी सोच पे भी डिपेंड हो सकती है, हो सकता है कि मेरी सोच भी मेरी रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर रही हो, या बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड हो सकती है रिसर्च, क्योंकि इसमें मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, इसमें ऑब्जेक्टिव ओपिनियन था इस वाले में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन होगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, इसमें ऑब्जेक्टिव ओपिनियन था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन का मतलब क्या था कि जो जैसा है वैसा का वैसा ही बताना। मेरी जो सोच है या मैं जो सोचती हूँ, फील करती हूँ, वो मेरी रिसर्च को कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ठीक है। यानी कि मेरी सोच, मेरा ओपिनियंस भी क्या करेंगे, मेरी रिसर्च में मैं बताने का हक रखती हूँ, ठीक है। तो सही है। तो इसमें क्या है आपका, तो ये रिसर्च डिपेंडेंट है। क्रिटिकल रियलिस्टिक, ठीक है, क्रिटिकल रियलिस्टिक है ये, जबकि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे थी, ठीक है। और ये क्रिटिकल रियलिस्टिक है। क्रिटिकल रियलिस्टिक मतलब आप हर चीज़ को क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हो, क्रिटिकली उसको बहुत डिटेल में जाके क्रिटिकली उसमें अपना दिमाग भी लगा रहे हो, उस पर डिस्कशन भी कर रहे हो, तब जाके आप उसको क्रिटिकली क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रियलिस्टिक होती है, तब आप इस चीज़ को मान रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पॉजिटिविज्म, ये पॉजिटिविज्म का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, बेहतर रूप है ये पॉजिटिविज्म का ही, ठीक है। पहले फैक्ट तो अब भी मान रहे हैं ना, फैक्ट अब भी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब फैक्ट्स को हटा दिया गया है, फैक्ट अब भी मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ये भी मानी जा रही है कि फैक्ट्स नहीं है तब भी ये हो सकती है। दूसरा, पहले में ओपिनियन नहीं है मेरे मैटर करते थे, अब मेरे ओपिनियंस भी मेरी रिसर्च में मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पॉजिटिविज्म है। इसमें आपका इंडक्टिव होता है, ठीक है। इंडक्टिव का मतलब क्या है, ये सोच बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ देखी, मैंने पैटर्न बनाया और मैंने उस पर अपनी एक थ्योरी बोल दी, तो वो इंडक्टिव हो गया, ठीक है। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव को, ठीक है। तो इंडक्टिव बेस है क्योंकि ये अपनी सोच पे बनाते हैं ना, पॉजिटिविज्म मेरे खुद की दिमाग से बना रही हूँ मैं अपने, तो वो क्या है, ये आपका इंडक्टिव रिसर्च में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे तो नंबर्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये तो क्वांटिटेटिव थी, आपका जो पॉजिटिविज्म थी ये क्वांटिटेटिव थी, पर ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं कि 20% जो है वो पढ़ी हुई है, 20% जो है वो पढ़ी हुई नहीं है, तो ये तो क्वान्टिटेटिव डेटा हो गया, मात्रात्मक डेटा हम इसे बोलते हैं। और जो क्वालिटेटिव डेटा है उसे क्या बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि 20% जो पढ़ी हुई है वो क्यों पढ़ी हुई है, जो बाकी के 80% है जो इलिटरेट है वो कैसे लिटरेट रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा आएगा, जिसे हम मेजर तो नहीं कर सकते, इसे हम डेटा में, जिसे हम फैक्ट्स में और डेटा में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं उस डेटा को, तो वो क्या है, वो क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। जिसमें इसको बोलते हैं हम गुणात्मक डेटा, कि तुम बहुत से लोग बताएंगे कि भाई लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि उनके परिवार में लड़कियों को पैदा होना अच्छा नहीं मानते, तो इस तरीके की बातें जब होंगी तो वो क्या है, वो सब किस में आएंगी, क्वालिटेटिव में आएंगी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी है इसमें, सब्जेक्टिविटी वही हो गया जिसमें रिसर्चर का अपना ओपिनियन भी मैटर करता है, ठीक है। रिसर्चर अपना ओपिनियन भी डाल रहा है। और इंटरप्रेटिव होता है, इंटरप्रेटिव का मतलब क्या है, एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को इंटरप्रेट करना, अनुमान लगाना चीज़ों में, ठीक है। तो ये इसमें आप कुछ बहुत सी चीज़ों को अनुमान भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। फिर है न्यू फॉर्म है ये, ठीक है, न्यू फॉर्म है ये, नए ज़माने की है, मॉडर्न रिसर्च है, यहाँ भी देखा था हमने।
ओपिनियन एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। हम इसमें अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, अपना इंटरेस्ट भी रख सकते हैं, साथ ही क्या है ओपन एंडेड पे बात करेगी। मतलब कि इसकी पॉजिटिविज्म वाली सर्च क्या थी कि कितने % जो महिलाएं हैं वो लिटरेट है और कितनी लिटरेट हैं, ठीक है। और जबकि पॉजिटिविज्म में आएगा कि इतना डिफरेंसेस क्यों है, ठीक है, क्या रीजंस है। तो यहाँ पे ओपन एंडेड आप लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों से इस बारे में राय पूछोगे उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपन एंडेड, मतलब ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके BSc MSc के जो भी आप पेपर दे रहे होगे उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक आते हैं ओपन एंडेड और एक आते हैं आपके क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड में वाले होते हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास आधा पेज 1 पेज आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आपको 2-3 1 पेज जितने भी आपकी लिमिट है आपको उतने वर्ड्स में उसको लिखना होगा, ठीक है। और बाकी वो तो ओपन एंडेड हो गए कि आपको अपनी राय देनी है, ओपिनियन देना है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो क्लोज एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है, ये आपका क्लोज एंडेड है। आप या तो ट्रू में जवाब दे सकते हो या फॉल्स में दे सकते हो, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा 2 ही शब्दों में आप जवाब दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो नेट का पेपर आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें 4 में से आपको एक सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, तो वो क्लोज एंडेड है। आपके पास यहाँ पर लिमिटेड वर्ड में आपको जवाब देना है, आपके एंड्स जो है वो क्लोज हैं, आपको लिमिटेड वर्ड में जवाब देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से एक जो है वो करेक्ट वन जो है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ओपन एंडेड है, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, आपके अपने ओपिनियन की बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में अंतर, ठीक है। ये एग्जाम में आता है। तो एक तो इसमें आपको ये देखना है कि डिडक्टिव कौन सी वाली है, एक्यूरेसी कौन सी वाली है, ठीक है। डिडक्टिव कौन सी वाली है, एक्यूरेसी कौन सी वाली है, आपका ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स नंबर की बात हम किस में कर रहे हैं, ठीक है। रियलिस्टिक कौन सी होती है, वैलिडिटी किस पे फोकस करती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा हमारा किस में होता है, साइंटिफिकली वेरीफाइड कौन सी है, इंडिपेंडेंट रिसर्च कौन सी है, किस में हम क्लोज एंडेड की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है पॉजिटिविज्म में। इसके साथ ही आपको पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या याद करना है कि ये क्या है, ये आपकी रिसर्च डिपेंडेंट है, ठीक है। और आपका क्रिटिकल रियलिस्टिक होती है, ये इंडक्टिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन इसमें रहेगा तो सब्जेक्टिविटी हो जाएंगी। जब हमारे रिसर्च को हमारी जो सोच है वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है तो वहाँ सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाएगा। इंटरप्रेटिव हो सकती है ये, ठीक है। इसमें ओपन एंड इंटरेस्ट को भी यूज़ करेंगे हम, इंटरेस्ट को भी शेयर करेंगे हम अपने, ठीक है। और ओपन एंडेड होगी, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट जो है इसमें कुछ याद रखने हैं। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लिमिटेड वर्ड्स में जो मेन पॉइंट्स थे जो शॉर्ट नोट्स में उसमें इनको पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस ये हमारा क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 तरह की हमारी रिसर्च होती है एक तरह से, या 2 तरह की हमारी थिंकिंग होती है, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव, ठीक है। तो इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज़ है उससे आप जनरल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो इसको एक तो इंडक्टिव क्या होती है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से लेकर के थ्योरी आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपके जो न्यूटन्स के लॉ थे, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ थे, तो न्यूटन्स ने क्या किया था, सबसे पहले उनको दिखाई दिया था एप्पल गिरता हुआ, तो वो उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल देखा, उससे उन्होंने थ्योरी बनाई, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल से जब आप थ्योरी बना रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव थिंकिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपने ऑब्जर्व बिहेवियर एंड फॉर्मुलेट आप पैटर्न, ठीक है। आप चीज़ों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ध्यान देते हो, उसके बाद क्या करोगे, आप एक पैटर्न अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर लेते हो, ठीक है। फिर इससे आप एक थ्योरी बना दोगे, ठीक है। इससे एक थ्योरी बना दोगे, जनरलाइज थ्योरी, फिर उस थ्योरी को जनरलाइज कर दोगे, चेक थ्योरी एंड प्रोवाइड डिडक्टिव थिंकिंग। फिर आप क्या करोगे, उस थ्योरी को कहाँ भेज दोगे, डिडक्टिव में भेज दोगे चेक होने के लिए, ठीक है। तो इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव का सिंपल सा, इसको इम्पीरियो इंडक्टिव भी बोलते हैं। इम्पीरियो इंडक्टिव का मतलब क्या है, आपकी क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ये पैटर्न के बेस पे चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो वो क्या है, हमारा इंडक्टिव थ्योरी है, ठीक है, इंडक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, देखो आपका सबसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो आपकी क्लास में एक टीचर जो है वो, आप नए आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, आप क्लास में जाते हो तो एक टीचर है वो पहली बार लेट आई, दूसरे दिन भी लेट आई, तीसरे दिन भी लेट आई, और वो महीने भर वो लेट ही आती रही। तो आपके दिमाग में क्या पैटर्न बन जाएगा कि ये जो टीचर है वो हमेशा ही क्या करती है, क्लास में लेट आती है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी इंडक्टिव सोच हो गई, ठीक है। आपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया,
आप रोज़ क्लास में आप अपना 9 बजे चले जाते हो, टीचर आती है आपके 9:30 बजे, ठीक है। तो आपने जब आपने महीने भर ये देखा कि आप नए स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं है, पहले दिन लेट आई तो हो सकता है पहले दिन तो हम सीरियसली नहीं लेते हैं, दूसरे दिन हो सकता है, तीसरे दिन हो सकता है, चौथे दिन हो सकता है, लेकिन लास्ट में जब वो पूरे मंथ आपकी जो है वो लेट आई तो आपके दिमाग में एक क्या बन गया, पैटर्न बन गया, ठीक है। आपके दिमाग में जब एक पैटर्न बना तो आपने थ्योरी बना दी कि ये वाली जो टीचर है ये हमेशा ही लेट आती है। तो ये क्या हो गई, आपकी थ्योरी बन गई आपके दिमाग में। आपके दिमाग में एक पैटर्न के बेस पे क्या बन गई, थ्योरी बन गई। अब इस थ्योरी को आपने जनरलाइज कर दिया कि यार आज भी लेट आई है, कल भी लेट आई थी, इसका मतलब ये हमेशा ही लेट आती है। तो हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज का मतलब ये कि ये टीचर हमेशा ही लेट आती है क्लास में, ठीक है। फिर इस अभी 100% तो नहीं है ना, ये तो बस हमने 1 महीना बस क्लासेस गए तो हमने अब 1 महीने के अपने पैटर्न के बेस पे हमने ये थ्योरी बना दी। तो इसको हम चेक होने के लिए कहाँ भेजेंगे कि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, भेजेंगे हम डिटेक्टिव के पास, ठीक है। इसी पे क्या करेंगे, डिटेक्टिव वाले आप ढंग से रिसर्च करेंगे, ठीक है। चलो तो इसमें क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर टीचर क्लास में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जो है सो ऑन लेट आती रहती है तो क्रिएट अ पैटर्न इन ब्रेन। तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी, ठीक है। आपके ब्रेन में एक पैटर्न जो है वो बन जाएगा और आपके दिमाग में एक थ्योरी बन जाएगी कि ये इंसान जो है हमेशा ही लेट आता है, ठीक है। अब यहाँ टीचर हमेशा ही क्लास में लेट होता है, अगर टीचर एक बार सही समय पे आ जाएगा तो थ्योरी क्या है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब आपने तो अपने दिमाग में बना लिया, आप पूरे महीने देखा आपने कि फलाना टीचर जो है मैं तो 9 बजे जाती हूँ पर ये 9:30 बजे आती है। अब अगले में 1 महीने देखने के बाद आपके दिमाग में तो पैटर्न ही बन गया कि भाई ये तो हमेशा ही लेट आती है तो मैं क्यों पहले जाऊँ। तो आपने क्या किया, आपने एक दिन आप खुद ही 9:30 पे जाने लग गए, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, टीचर पहले आ गई थी, आधी क्लास हो भी गई थी। तो क्या होगा, आपका जो सोच है, जो पैटर्न है वो आपका झूठ गलत साबित हो जाएगा। आप वो क्लास के बाहर ही रह जाओगे, आपकी टीचर क्लास के अंदर आपको नहीं आने देगी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपकी थ्योरी जो है वो गलत भी साबित हो सकती है। समझ में आया इतना? तो सिर्फ इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर हमने जो भी सोच बनाई है, जो भी थ्योरी बनाई है, उसको हम डिटेक्टिव के पास भेजेंगे, ठीक है। आपने 1 महीना देखा, 1 महीने के बाद आपने क्या किया, आपने अपने सीनियर जूनियर जितने भी आप, क्योंकि आप तो नए हो, आपने अपने पूरे सीनियर बाकी के स्टाफ के साथ जितने भी सीनियर थे सबसे इस बारे में बात की कि भाई क्या ये टीचर हमेशा से ही लेट आती थी। तो आपने डेटा कलेक्ट किया, लोगों से बात की, इस बारे में इन्फॉर्मेशन ली, पूरी जानकारी ली कि हमेशा ही लेट आती थी। तो आपको पता चला कि फलाना इंसान जो है हमेशा से ही, शुरू से ही क्या है, ये लेट आता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये जो टीचर है पर्टिकुलर, ये सिर्फ विंटर्स में लेट होती है, ठीक है, क्योंकि विंटर्स में ठंड होता है, सुबह उठ नहीं पाती मेरी तरह। तो ये क्या होती है, ये विंटर्स में ही रोज हमेशा लेट होती है, बस समर्स में ये टाइम पाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका डिडक्टिव में जाकर के उसको आप चेक करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें इंपीरियो इंडक्टिव है, यानी कि क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ये पैटर्न के बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को तय कर लेते हैं, हम चीज़ों को बना लेते हैं। पर ये 100% इधर वाला जो है वो ट्रू नहीं होता। बस कोई चीज़ हमने देखी, उसके बेस पे हमने अपनी थ्योरी बना ली। तो थ्योरी जो है वो 100% सच नहीं होती। फिर इस थ्योरी को चेक होने के लिए भेजा जाता है डिडक्टिव में कि हमने जो सोचा है, जो देखा है, क्या वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक होने के लिए हमने भेजा डिडक्टिव के पास। तो डिडक्टिव में क्या है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ जाएगा। हमारे पास तो थ्योरी बन के आ गई कि फलाना टीचर जो है वो रोज ही लेट होता है, ठीक है। पहले तो उसने एक दिन देखा तो वो एग्जाम्पल था कि आज लेट है, कल लेट है, परसों लेट है, तो उन्होंने उस पर थ्योरी बना दी कि तो रोज ही लेट होती है, जनरलाइज कर दिया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास आया है कि रोज ही लेट होती है। तो रोज ही लेट होती है, सर हमें ये बनाना है कि ये आज भी लेट होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जनरल से हमने इसको कहाँ लेके जाना है, स्पेसिफिक की तरफ लेके जाना है, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल की तरफ लेके जाना है इन शॉर्ट, ठीक है। पहले जनरल पे आपके पास जनरल आ चुका है, आपके पास जनरल का मतलब होता है एग्जाम्पल है छोटी चीज़ और जनरल है पूरा ओवरऑल चीज़, ठीक है। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे हम यहाँ पे। फ्रॉम जनरल यूनिवर्सल थ्योरी टू पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। मतलब आपने जनरल बात बोली कि भाई ये तो रोज ही लेट होती है, जनरल बात है, ठीक है। अब इसको आपको ये देखना है कि कल भी लेट होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट्स की तरफ हम जाएंगे। थ्योरी फ्रॉम इंडक्टिव, ठीक है। जो इंडक्टिव से आपके पास थ्योरी आई है कि फलाना टीचर जो है वो लेट होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि भाई अब कल भी ये लेट होगी या नहीं होगी। तो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, जिसमें आप ये देखो बताओगे हाइपोथेसिस क्या होता है। अपनी तरफ से हम एक आंसर बना लेते हैं कि ये जो टीचर है ये रोज ही लेट होती है या फिर लेट नहीं होती है, ठीक है। अभी हम हाइपोथेसिस आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने अपने विचार बना लिया, अपनी हाइपोथेसिस बना ली, एक धारणा अपने दिमाग में बना ली कि फलाना टीचर जो है रोज ही लेट होती है, ठीक है। फिर उस पर हमने डेटा कलेक्शन किया। मैं जूनियर्स के पास गई, सीनियर जूनियर तो मैं ही हूँ, सीनियर्स के पास गई, लोगों के पास गई, सबसे बात की, पियोन से, सबसे, कि भाई ये टीचर रोज ही लेट आती है। तो पता चला कि ये टीचर जो है हमेशा ही लेट आती है। फिर मुझे ये फाइनल था कि अब अगले दिन अगर मैं लेट आऊँगी, 9:30 पे आऊँगी, तो मैं
मैं 100% सही थी कि ये 9:30 बजे नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इतना डेटा कलेक्ट किया। अब एकदम से इतना तो कोई चमत्कार हो नहीं जाएगा। जब मैं यहाँ पे 100% श्योर हो जाऊँगी डिडक्टिव के बाद, डेटा कलेक्शन के बाद, कि भाई वो कल को टाइम पे नहीं आने की, तो मैं 9:30 बजे ही आ जाऊँ। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये क्या है, ये आपका डिडक्टिव है। ठीक है, तो नंबर्स एंड क्वांटिटी की बात करेगा ये। ठीक है, ये आपको 100% बताएगा। आपने सबके पास पूछा तो सबने बता दिया कि भैया ये तो रोज ही लेट होती है, यानी कि ये आपके 365 दिन जो है हर क्लास में ये लेट आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात होगी, जबकि यहाँ नहीं हो रही इतनी क्वांटिटी की बात, यहाँ से पैटर्न के बेस पे बना दे रहे हो आप। ठीक है, तो ये इंडक्टिव है, यानी कि कौन सी है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके चीज़ें बना दे रहे हैं, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म आ जाएगी। इसको पॉजिटिविज्म कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे 100% जो भी हमारी थ्योरी आई थी उसको हम अपनी थ्योरी को हाइपोथेसिस बना के उसको पूरा प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी जो है वो प्रूफ हो जाएगी कि हमारी जो सोच थी वो ठीक थी या फिर गलत थी। फिर है डिडक्टिव में क्या है, हमारे नंबर्स एंड क्वांटिटेटिव है ये। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेमाइसिस। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोसेस है। एब्सोल्यूट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि 100% सही होगी ये। ठीक है, अब एब्सोल्यूट प्रोसेस का मतलब है, जब मैंने पूरी थ्योरी की है, मैंने हर किसी से पूछा है, तो अब 100% तक है कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। ऐसा है ही है कि वो अब कभी टाइम पे आज तक आई ही नहीं है, तो आगे भी मुझे नहीं लगता कि कभी वो टाइम पे आएगी। तो एब्सोल्यूट प्रोसेस है ये, जहाँ तक है ये आपकी सही होती है। ठीक है, आप जब डिडक्टिव के थ्रू कोई किसी चीज़ को प्रूफ कर देते हो, तो ये किस पर बेस होती है, बेस ऑफ प्रेमाइसिस पे बेस होती है। ठीक है, प्रेमाइसिस पे बेस होती है, मतलब आपने आपका सोच का आधार क्या है उस पर बेस होगी। मान लो आपने सिर्फ 2 या 3 दिन देख करके ये बना दिया कि भैया ये रोज ही लेट आते हैं, चौथे दिन आपने सोचा मैं ही आज लेट जाती हूँ, ठीक है, आराम से सो के उठूंगी और मैं ही लेट चली जाती हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो जल्दी आ गई। तो ये क्या है, ये आपकी प्रेमाइसिस पे बेस थी ना, कि आपने 3 दिन पे एक बेस बना लिया आपको, और किसी से पूछा नहीं, आपने पूरा डेटा नहीं कलेक्ट किया, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली इस बारे में, और आपने जो है बिल्कुल अपने दिमाग में बना लिया कि भैया ये तो लेट ही आती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो प्रेमाइसिस जो है ये किस पे, डिडक्टिव किस पे बेस्ड होती है, प्रेमाइसिस पे बेस होती है आपकी। ठीक है, तो अगर प्रेमाइसिस सही है तो थ्योरी भी क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। मतलब आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, अच्छे से उसका डेटा कलेक्शन किया है, तो आपका क्या होगी, थ्योरी भी क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेन पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल से लेकर थ्योरी तक कौन सी बनती है, आता है एग्जाम में। इंडक्टिव बनती है, इंडक्टिव क्या है, आपके जनरलाइज बेस है, पैटर्न बेस पे आप बनाते हो। ठीक है, और इंपीरियो इंडक्टिव होती है ये। ठीक है, तो ये आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा डिडक्टिव क्या है, एब्सोल्यूट प्रोसेस है आपकी, जनरल से आपकी स्पेसिफिक की तरफ होगी। ये आपके एग्जाम्पल से, यानी कि पहले एग्जाम्पल देखोगे ना, आपकी आज नहीं आई कल नहीं आई, वो एग्जाम्पल्स ही तो है। तो ठीक है, ये आपके एग्जाम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या होता है हमारा, ये टर्म्स हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, ये भी हमारी टर्म्स है। इंडक्टिव डिडक्टिव भी एक तरह से हमारे पास टर्म्स हैं, और ये हमारा पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म भी एक तरह से टर्म्स ही हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, तो हम रिलायबिलिटी अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी हमारी टर्म्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं पहले क्लास में अपनी। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका जो फाइंडिंग्स है वो हमेशा सेम आनी चाहिए। मतलब कि मैंने मैथ्स का पेपर आज दिया, फिर मैंने अगले साल मैथ्स का पेपर दे रही हूँ, फिर उसके अगले साल मैथ्स का पेपर दे रही हूँ, लगभग सब में जो मार्क्स हैं मेरे ठीक आने चाहिए, एक जैसे ही आने चाहिए। तो क्या होगा, मैं रिलायबल कहलाएगा, मैं रिलायबल कहलाऊंगी कि मेरी मैथ्स का जो नॉलेज है वैसा ही एक जैसा है, यानी कि कंसिस्टेंसी है मेरे अंदर। ठीक है, मेरी मैथ्स में कंसिस्टेंसी है, समझ में आया। तो ये क्या है आपका, जो आपका रिलायबल होता है, रिलायबल को हम RC से बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। रिलायबल क्या है आपकी, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, RC को हम बोल देते हैं याद रखने के लिए कि RC में क्या है, रिलायबिलिटी में क्या आता है आपका, कंसिस्टेंसी आता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेम रिजल्ट एवरी टाइम। ठीक है, सेम रिजल्ट एवरी टाइम। अब जितने बार भी किसी रिसर्च को कर रहे हो तो आपका क्या आना चाहिए, हर बार उसका सही रिजल्ट आना चाहिए, चाहे रिजल्ट सही होने, ठीक है, चाहे आप कभी भी करो। जैसे कि अभी मैंने किया है, मैंने अभी किया है, और जो भी मेरा रिसर्च है वो मैंने इस एरिया में किया है। ठीक है, फिर मैंने वो रिसर्च किसी और समय पे किसी और एरिया में करूँगी। मैं 10 साल बाद कर रही हूँ रिसर्च को, और किसी और लोगों पे किसी और एरिया में कर रही हूँ, तो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो लगभग सेम आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो रिसर्च थी उसमें क्या थी, रिलायबिलिटी थी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा ना हो कि मेरे वहाँ पहले फाइंडिंग्स कुछ और आ रही है, बाद में फाइंडिंग बिल्कुल उल्टी आ रही है, तो क्या होगा, जो आपका रिसर्च है वो रिलायबल नहीं कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो रिलायबिलिटी क्या है आपकी, कंसिस्टेंसी है, यानी कि सेम रिजल्ट एवरी टाइम, चाहे आज करो, 10 साल बाद करो, 50 साल बाद करो, वो आपके जो रिजल्ट हैं वो सेम आने चाहिए। तो रिजल्ट सही होंगे यह नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट सही है या फिर नहीं है ये नहीं
नहीं कह सकते, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मान लो आप आज आपके है सर में दर्द और आप खा रहे हो सर के दर्द की जगह पेट दर्द की दवाई, ठीक है, तो दर्द तो ठीक नहीं होगा। आपने 50 दिन तक आप वही दवाई खाते रहोगे तो दर्द तो आपका ठीक नहीं है, कंसिस्टेंसी तो रहेगी, कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी ना, दर्द आपका कभी भी ठीक नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी तो है, एक समानता तो बनी हुई है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी तो है, एक समानता तो बनी हुई है, लेकिन रिसर्च तो गलत हो रहा है ना वो काम। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंसिस्टेंसी है तो एक्यूरेसी भी हो, सही भी हो रहा हो, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट ही गलत करोगे, ठीक है, आप गलत तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करो तो 50 बार भी करोगे उसकी जो फाइंडिंग्स है वो गलत ही आएंगी। तो भले ही कंसिस्टेंसी एक आ रही है, जब आप 50 बार भी वो करते जा रहे हो, कंसिस्टेंसी उसकी सही आ रही है, हमेशा गलत ही आएगा वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काम सही हो रहा हो, यानी कि एक्यूरेसी है उसमें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट सही होंगे या नहीं कह सकते, ठीक है। सेम रिजल्ट तो आ रहे हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, हर समय पे सेम रिजल्ट आ रहे हैं, पर वो रिजल्ट सही है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, रिजल्ट जो है गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिलायबिलिटी में हम ये तो कह सकते हैं कि चीज़ कंसिस्टेंट तो है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हर बार सही ही आ रही है ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, समझ में आया। तो और दूसरा है वैलिडिटी। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि आप अभी कंसिस्टेंसी का ये रह रहा है, अगर कोई फर्स्ट एक टेस्ट है, ठीक है, यानी कि मान लो मैंने मैथ्स का एक टेस्ट कराया, उस टेस्ट में सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स आए तो वो क्या कहलाएगा, रिलायबल कहलाएगा। ठीक ठीक मार्क्स आए हैं सभी बच्चों के तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा, रिलायबल कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा कोई और टेस्ट मैंने यूज़ किया, ठीक है, मैथ्स का कोई और टेस्ट लगाया, कोई और क्वेश्चन पेपर बनाया, उसमें सभी बच्चों के जो है हाई मार्क्स आ रहे हैं तो ये भी रिलायबल कहलाएगा। या तो हाई मार्क्स आए या फिर बिल्कुल लो मार्क्स आए सभी बच्चों के, ठीक है, मतलब सारे स्टूडेंट्स के या तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर सभी स्टूडेंट के बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या कहलाएगा कि आपका टेस्ट जो है वो अच्छा रिलायबल टेस्ट है। लेकिन थर्ड टेस्ट में आपने तीसरा टेस्ट कोई और टेस्ट में परफॉर्म कर रही हूँ तो लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों के तो हाई मार्क्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के एवरेज आ रहे हैं, कुछ बच्चों के बिल्कुल लो मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाला टेस्ट आपका लीस्ट रिलायबल कहलाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना इसमें, किसी के तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी के बिल्कुल ख़राब आ रहे हैं, किसी के बिल्कुल ही बेकार आ रहे हैं, तो उसमें क्या है आपके, ये आपके लीस्ट रिलायबल टेस्ट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर मेरे पास 3 टेस्ट हैं किसी भी तरीके का, वो मुझे लगाने हैं, तो जिस टेस्ट के सबके एक जैसे स्कोर आएंगे तो वो रिलायबल टेस्ट कहलाएगा। और जो दूसरे टेस्ट है जिसमें किसी के कुछ स्कोर आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है, यहाँ लगा रही हूँ तो कोई और स्कोर आ रहा है, दूसरी जगह लगा रही हूँ तो कोई और इसका स्कोर आ रहा है, तो वो कम रिलायबल टेस्ट कहलाएगा, ठीक है, लीस्ट रिलायबल टेस्ट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर रॉन्ग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट सेम होंगे, रिजल्ट तो हमेशा ही सेम आएंगे, गलती आएगा हमेशा, पर यानी कि कंसिस्टेंट होंगे रिजल्ट, पर रिजल्ट क्या है आपके, रॉन्ग कहलाएंगे, ठीक है। तो यानी कि कंसिस्टेंट होना आपकी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, ठीक है, समझ में आया इतना। अब वैलिडिटी है, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी VA से हम याद कर लेना है, इसे V और A, ठीक है, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, ठीक है। वैलिडिटी आपकी क्या है, एक्यूरेसी है, यानी कि एक्यूरेट होना। अब इसमें क्या कहानी है कि कोई भी काम अगर आप ठीक से करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट करोगे, सही से करोगे, बिना किसी फर्जीवाड़े के, जैसे वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था आपने उसको तरीके से किया, तो वो हमेशा सही आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी लीड्स टू कंसिस्टेंसी, जब आप काम सही से करोगे तो हमेशा सही आएगी ना, तो यानी कि एक्यूरेसी हमेशा, एक्यूरेसी से क्या आती है, कंसिस्टेंसी आती है, समझ में आया इतना, ठीक है। यानी कि आपको जो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ रिलायबल है तो वो वैलिड भी हो, लेकिन अगर कोई चीज़ वैलिड तो ये जो जरूरी है कि वो रिलायबल होगा, ठीक है, तो ये जरूरी है कि वो क्या होगा, रिलायबल होगा, समझ में आया इतना। तो ये जरूरी नहीं है कि रिलायबल हो कोई चीज़ तो वो वैलिड भी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ अगर वैलिड है, हमने सही से की है, तो वो अपने आप ही रिलायबल हो जाएगी, क्योंकि हर बार आप जब भी करोगे तो चीज़ ठीक आएगी, ठीक है। तो सेम रिजल्ट अगर एक्यूरेट होंगे तो, ठीक है, तो अगर आप एक्यूरेट होंगे, वो सही से आप रिसर्च करोगे तो वो क्या होगा, आपके हमेशा सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो वैलिडिटी को हम एक्यूरेसी से देख सकते हैं, एक्यूरेट है ये, ठीक है, वैलिडिटी का मतलब कि कोई काम हमने कितना अच्छा किया है, कितना एक्यूरेट और कितना सही आ रहा है वो, ठीक है। और एक्यूरेसी लीड टू कंसिस्टेंसी, तो एक्यूरेसी से आप जब भी उस रिसर्च को करोगे, जब भी आप वो करोगे तो वो सही आएगी, फिर उसे कोई भी करे, किसी भी समय पे करे, कोई भी करे, उसे सही तरीके से करेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने किया है, बिल्कुल सही प्रोसीजर के साथ करेगा, तो कोई भी करे वो बिल्कुल ठीक आएगी हमेशा, यानी कि कंसिस्टेंट होगी वो हमेशा और ठीक होगी वो, ठीक है। अगर रिसर्च वैलिड होगी तो अपने आप ही रिलायबल हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, इसलिए मैंने लिखा है कि वैलिडिटी जो है वो आपकी रिलायबिलिटी की श्योरिटी है। अगर चीज़ वैलिड है तो हमेशा रिलायबल रहेगी वो, लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी की एक्यूरेट होना है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर रिसर्च जो है वो रिलायबल है, ठीक है, रिसर्च जो है वो रिलायबल है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो,
समझ में आ गया इतना। तो ये क्या है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है। इसमें क्वेश्चन आता है रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई भी टेस्ट जो है कितना रिलायबल है, ठीक है। तो ये हर बार उसका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो रिलायबल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी रिसर्च कितनी रिलायबल है ये इस पर डिपेंड करेगा, हर बार उसकी फाइंडिंग एक जैसी आ रही हो। अब हर बार ही हर कोई गलती करेगा उसको, तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। तो हमेशा जो है, लेकिन वैलिड अगर करोगे आप, काम सही से करोगे, तो वो हमेशा ही क्या आएगी, कंसिस्टेंट आएगी, हमेशा सही आएगी फिर वो, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में अंतर, ठीक है। इसके अलावा इसके वो भी आते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है आपकी, कंसिस्टेंसी, और वैलिडिटी क्या है, एक्यूरेसी है, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब ये भी हमने देखा था, ऑब्जेक्टिविटी टर्म्स और सब्जेक्टिविटी टर्म्स की बात कर रहे थे, तो ये एक दूसरे के साथ ही हम लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है हमारी फैक्ट्स, ठीक है। जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, मैंने बस बताया कि 30% जो है वो अनपढ़ हैं और बाकी के जो 70% है वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिविटी होगी, ठीक है। सिंगल आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक सिंगल आंसर आपको मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट रियलिटी टू बी ग्रास्प्ड, ठीक है, कैन बी ग्रास्प्ड मतलब आपको एक बिल्कुल सही चीज़, इंडिपेंडेंट रियलिटी मिल जाएगी, जो किसी से डिपेंडेंट नहीं हो रही, बिल्कुल 100% आपको मिल जाएगा कि आपका 70% जो है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी आता है, मतलब कि मेरा ओपिनियन भी मेरी रिसर्च में इंपॉर्टेंट है, वो मेरी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस, वो मेरी रिसर्च को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। मान लो मैंने रिसर्च कर रही हूँ कि भाई दहेज लेना अच्छी बात है या नहीं है, पर मेरी सोच क्या है कि डॉरी जो है वो अच्छा है, डॉरी लेना चाहिए, ठीक है। मैं अंदर चाहती हूँ मुझे खूब सारी डॉरी मिले, तो वो कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च में इन्फ्लुएंस करेगा, तो वहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव ओपिनियन, यानी कि सब्जेक्टिव बायसनेस भी आ सकता है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, ठीक है। इसमें मल्टीपल ओपिनियन होते हैं। कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग, कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग का मतलब ये है कि आपकी सोच को कोई ना कोई चीज़ जो है वो कंडीशन कर रही है, ठीक है। जैसे कि मैं रिसर्च तो कर रही हूँ कि भाई ये डॉरी लेना बुरी चीज़ है, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे खूब सारा दहेज मिले, ठीक है। तो वो क्या है, वो मेरी रिसर्च में कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि मैं बताऊँगी कि नहीं, डॉरी इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है, बच्चों को गिफ्ट्स के रूप में दे सकते हैं। इस तरीके से मैं अपनी कहीं ना कहीं मेरी जो सोच होगी वो कंडीशन होगी, ठीक है। तो मेरी रिसर्च में भी वो दिखाई देगा। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। सब्जेक्टिव ओपिनियन मतलब अब भाई मुझे डॉरी लेना पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो मेरी रिसर्च में सब्जेक्टिव ओपिनियन के थ्रू वो दिखाई देगा, मेरी सोच को इन्फ्लुएंस करेगा, मेरी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। मतलब मेरी रिसर्च 100% नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं मेरी जो सोच है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इफेक्ट बाई पास्ट एक्सपीरियंस, ये पास्ट एक्सपीरियंस से इफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी रिलीजन पे बेसिकली रिसर्च कर रहे हो और आपके खुद के रिलीजन के साथ दूसरे रिलीजन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, आपके कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च में कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव रोल में दिखाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस से बेस होती है ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन और सब्जेक्टिव ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा है वैसा का वैसे ही हमने बता दिया, और सब्जेक्टिव में क्या है, मैंने अपनी सोच के हिसाब से कि नहीं ये जो आ तो ये रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके बता देती हूँ, तो मेरी सोच भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। फिर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वालिटेटिव के में क्या होता है, कैन नॉट बी मेजर, ठीक है। जैसे कि लॉट्स ऑफ लव, इसे बोलते हैं गुणात्मक, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते हो, लॉट्स ऑफ लव, जैसे कि कुछ रिसर्चेस तो ऐसी हैं कि जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं कि 1 लीटर तेल में आप कितना किलोमीटर चल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो चीज़ें मेज़र हो सकती हैं, लेकिन जैसे लॉट्स ऑफ लव है ये मेज़र नहीं हो सकता। अब जरूरी थोड़ा है, पर इसमें हम रिसर्च ना करें, रिसर्च तो हम हर चीज़ में करेंगे ना, तो वो कौन सी रिसर्च कहलाएंगी, वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएंगे, जिसमें हम हर चीज़ को मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें कमेंट्स आएंगे, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आएंगी जिन्हें हम डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब हर चीज़ को हम डिटेल में बता रहे हैं कि अगर मैं ये देखूँ कि आपकी जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं पढ़ पा रही, तो 50 रीज़न रहेंगे, इस चलते ये महिलाएं जो है वो पढ़ नहीं पा रही, इलिटरेट रह जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगी, वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा ये, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ तो है नहीं, बहुत चीज़ें आएंगी, हम उन्हें फिर समराइज़ करेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे, तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका मीनिंग हो गई, मतलब
शब्द, आपने जो भी शब्द आप यूज़ कर रहे हो उसका मतलब क्या है, आप डिटेल में मतलब समझाओगे, कॉन्सेप्ट समझाओगे, डेफिनेशंस बताओगे, आप जो भी आप चीज़ें यूज़ करो, परसेप्शन आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोच है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, गुण क्या है, सिंबल, डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, सिंबल्स करना, ये सब चीज़ आप इसमें बताओगे। रिलेशनशिप बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, ओपिनियन और फैक्ट्स के साथ क्या आएंगे, आप रिलेशनशिप की बात करोगे कि हाँ मेरी सोच तो ये है कि आसपास देख करके कि मुझे लगता है कि महिलाएं का स्टेटस अच्छा नहीं है, और फैक्ट्स के हिसाब से भी जब मैंने डेटा वगैरह कलेक्ट किया तब वो भी यही कह रहा है कि हाँ भाई ये स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को, तो वो किस में आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा। तो हमारी रिसर्च दोनों तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें। क्वान्टिटेटिव में क्या है, आपके नंबर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, किसकी बात करें, नंबर्स की। जैसे कि अभी हमने देखा 70% जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और 70% जो है वो बाकी की जो है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसमें हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। 100 आपने बिल्कुल रिजल्ट निकाल के रख दिया, आप बिल्कुल पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हो, जो पॉजिटिविज्म में देख रहे थे, जो हम डिटेक्टिव में देख रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक बेस था कि हम कोई बात करें तो हमारे पास फैक्ट्स थे उस बात को कहने के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डेटा इज बेस्ड ऑन क्वान्टिटीज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ क्वान्टिफिएबल मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इन्फॉर्मेशन और डेटा इज बेस्ड ऑन द क्वान्टिटीज़, किस पे बेस होता है, डेटा संख्याओं पे बेस होता है, ठीक है, क्वांटिटीज़ पे बेस्ड होता है, ऑब्टेन यूजिंग ए क्वांटिफिएबल मेजरमेंट्स प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम किसके थ्रू, मतलब कि मैं घर घर गई, मैंने पूछा कि भाई आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो या नहीं पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, मैंने 100 घरों में जाकर पूछा, 100 घर ने बोला कि हम तो नहीं पढ़ाना चाहते, तो वो क्या हो गया, वो डेटा मेरे पास कौन सा आ गया, तो 100% लोगों ने बोला कि मैं नहीं पढ़ाना चाहती, तो वो क्या हो गया, क्वान्टिटेटिव डेटा हो गया। अब मैं पूछूंगी आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, तो क्या वो बताएंगे रीज़न कि भैया लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, पैसे खर्च करो फिर ये शादी करके चली जाती है, तो वो किस में आएगा, वो क्वालिटेटिव में आएगा, ठीक है, समझ में आया था। स्टैटिस्टिक्स है हमारे इसमें, इसका एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक, 1 लीटर मिल्क, ठीक है, जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, तो वो क्या हो गया, वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेन हमने टॉपिक जो है इसमें देखे हैं, जिसमें से सबसे पहला था आपका बेसिक, हमने रिसर्च का डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने रिसर्च के स्टेप्स देखे थे, फिर हमने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म देखा था, फिर हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव देखा था, उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो इनको हमने रिसर्च पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पूरी रिसर्च में ये आपको थोक के भाव में मिलेंगे, हर जगह 50 बार ये शब्द जो है वो आए होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू हो गई है, अब आपको जम के तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी लगभग 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा तैयारी मैं करा सकती हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैंने बहुत सारी जो अपने खुद के नोट्स हैं मैं सोची उन्हें शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपका रिविज़न हो सके, और जो बच्चे पढ़े पहली बार कर रहे हैं तो वो अपना दिसंबर के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो डाली है, जिस वीडियो में मैंने पूरी रिसर्च के बारे में बताया है, जिसमें डिटेल रिसर्च का मेथड है, प्रोसीजर है कि कोई भी रिसर्च आप किस तरीके से लिखते हो। तो एक बार आप उसको भी देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि रिसर्च होती क्या है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।